एक ऐसे ट्रेडर जिन्होंने बहुत फेलियर्स के बाद एक सक्सेस हासिल की और वो आज के दिन पर बिलियंस में कमाते हैं पर डे। लेकिन उन ट्रेडर के पीछे हर कोई हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। और साथ में अगर बात की जाए, उनके खुद की कंट्री ने उनको बैन कर रखा है और यहाँ तक कि इंडिया के मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी उनके खिलाफ काफी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। मैं बात कर रही हूँ जॉर्ज सोरोस की और जानेंगे कि वो इतने डिटर्मिनेशन के बाद इतने बड़े ट्रेडर कैसे बने। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जॉर्ज सोरोस का जन्म हुआ था इन 1930 हंगरी में और वो एक जूस थे जिसकी वजह से उनकी लाइफ काफी ज्यादा ट्रबल में चली गई थी। उनके फादर एक लॉयर थे, इसके बावजूद वहां की गवर्नमेंट ने उनको कई सालों तक जेल में बंद करके रखा। वो किसी तरीके से जेल से छूटकर आ तो गए, लेकिन उनकी लाइफ की मुश्किलें अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। धीरे धीरे कर हर कोई जूस के खिलाफ होते जा रहा था और उनको मारना चाहता था, जिसकी वजह से उनके फादर ने उनका नाम भी बदल दिया और साथ में उनकी फैमिली का भी नाम बदल दिया था। अब इसके बाद टाइम आता है हिटलर का। जब हिटलर ने हंगरी में अटैक किया था तो वो काफी सारे जूस को मार रहा था अपनी टीम के साथ, जिसके चलते उनके फादर ने कई सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए जिसमें वो ये साबित करना चाहते थे कि वो और उनकी फैमिली हमेशा से क्रिश्चियन ही थे, जिसकी वजह से उनको काफी सारा स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ तक कि वो सड़क पर भी रहते थे, यानी कि फुटपाथ पर उन्हें बिना खाए पिए रहना पड़ता था। कर हिटलर के मार से तो बच गए, लेकिन 1945 में अगेन रशियन आर्मी ने वहां पर अटैक किया। उसके बावजूद भी जो जॉर्ज सोरोस थे वो हमेशा ये मानते थे कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनको कोई मार नहीं सकता और उनकी सोच ऐसी हो गई थी कि मैं तो भगवान हूँ, मेरे ऊपर कितने भी स्ट्रगल्स आ जाएं लेकिन मैं टस से मस नहीं होने वाला। लेकिन उनकी दुनिया तब बदली जब रशियन आर्मी ने वहां पर अटैक किया और उनकी मदर को उनके सामने रेप किया गया। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो हंगरी में और नहीं रहेंगे और ही शिफ्टेड टू लंदन इन 1950। लंदन जाने के बाद उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो फुटपाथ पर सरवाइव कर पाएं, खाना खा पाएं, जिसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल कर वहां की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो कि इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने वहां पर फिलोसफी की पढ़ाई की और जितनी भी फिलोसफी उन्होंने सीखी थी, वो वैसे तो प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन मार्क्स की वजह से वो प्रोफेसर नहीं बन पाए। अब उन्होंने उस फिलोसफी को यूज किया ट्रेडर बनने के लिए। उनको मार्केट के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी, तो उन्होंने एक आइडिया ये सोचा कि वो जितने भी बैंक्स थे बड़े बड़े, उनकी लिस्ट बनाएंगे और उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे या फिर उनको ईमेल करेंगे। अब उन्होंने धीरे धीरे कर पूरी लिस्ट बनाना शुरू किया और धीरे धीरे कर ईमेल्स करना स्टार्ट किया। उसके बाद उनको एक जॉब भी मिली एज एन ट्रेडर एक अच्छी बैंक में। अब बैंक का नाम था सिंगर एंड फ्राइड लेंडर। वहां पर वो वैसे तो खास लोगों से बात नहीं करते थे, लेकिन उनके एक कलीग से उनकी दोस्ती हुई जिनका नाम था जॉर्ज, और जॉर्ज ने उनकी पूरी लाइफ को पलट कर रख दिया। रॉबर्ट ने जॉर्ज से ये बोला कि क्यों ना वो यूएसए में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि उस टाइम पर, यानी अगर मैं बात करूं 1950s की, तो उस टाइम पर जो यूएसए की मार्केट थी यानी यूरोपियन मार्केट्स थी, वो काफी ज्यादा ऑल टाइम हाई पर चल रही थी, काफी अच्छे रिटर्न्स दे रही थी। और वो टाइम एक ऐसा था जब जॉर्ज को ना यूरोपियन मार्केट्स के बारे में काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज थी। अब टाइम आता है 1960 का, जब वो यूरोप शिफ्ट हो गए और यूरोप में उनकी जो कंपनी थी वो सिर्फ यही चाहती थी कि वो स्टॉक्स को एनालाइज करें, मार्केट को एनालाइज करें, उनके रिटर्न्स को बेटर बना कर दे। उसके बाद 1967 तक उन्होंने काफी सारे रिटर्न्स अपनी कंपनी को कमा कर दिए, जिसके बाद 1969 में उनका खुद का फंड कंपनी ने बना दिया था। उस फंड का नाम था द डबल ईगल फंड। जिस तरीके से उन्होंने कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, बहुत जल्द उसकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई थी। अब उस फंड में उन्होंने 4 मिलियन तो इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट कराया और लगभग $250 लाख उन्होंने खुद के इन्वेस्ट किए। अब धीरे धीरे कर 1973 तक इसकी वैल्यूएशन $12 मिलियन तक पहुंच गई थी। लोगों का ट्रस्ट और भी ज्यादा बिल्डअप होने लगा। अब वो ये चाहते थे कि उनका खुद का फंड मार्केट में आए। वो खुद का फंड लेकर आए जिसका नाम था सोरोस फंड। अब इन्होंने ना इसमें इन्वेस्टर्स को इस तरीके से इन्वेस्ट कराया। सबसे पहले तो उन्होंने जो डबल ईगल फंड के इन्वेस्टर्स थे उनको कॉल करके ये बोला कि वो डबल ईगल फंड को छोड़ रहे हैं और वो अपना फंड स्टार्ट कर रहे हैं सोरोस फंड। उसमें उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और उन्होंने ये भी बोला कि जितना रिटर्न उनको डबल ईगल फंड में मिल रहा है उससे कई ज्यादा रिटर्न वो उनको इस फंड से दिलाएंगे। उस फंड ने कुछ ही सालों में 3365% का रिटर्न दिया था
और इसकी वैल्यूएशन भी लगभग 400 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। अब वो ना इसमें एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे थे। इस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। अब बेसिकली इसमें क्या होता था, उनका मानना ये है कि अगर किसी का स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो मार्केट में उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। अब जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी तो स्टॉक प्राइस और भी ज्यादा ऊपर चलाता जाएगा। अब कोई भी बिजनेस अगर ये देख रहा है कि उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो उससे रिलेटेड एक लोन ले सकता है और अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकता है और उसी बिजनेस में वो दोबारा से साइकिल रिपीट होती रहेगी। अब उनका मानना ये भी था कि कहीं ना कहीं किसी भी एक बैड न्यूज की वजह से ये बबल फट सकता है और इस बबल को ही आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और आप स्टॉक मार्केट से लाखों रुपए कमा सकते हो। अब वो सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी को यूज करते थे और लाखों रुपए मार्केट से कमाते थे। लेकिन 1981 एक ऐसा टाइम था जब सारे टेबल्स टर्न हो गए। उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो यूएस की गवर्नमेंट है वो जो इंटरेस्ट रेट है उसे कम कर देगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जो इंटरेस्ट रेट थे वो काफी ज्यादा हाई कर दिए गए थे और सोरोस फंड को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, जो कि लगभग 30 मिलियन डॉलर का था। यहाँ तक कि जो उनकी फंड वैल्यू थी वो लगभग 23% गिर गई थी। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और उन्होंने इन्वेस्टमेंट का एक नया तरीका निकाला जो कि करेंसी से रिलेटेड था। वो ये मानते थे कि उस टाइम पर बहुत सारी करेंसीज ऐसी थी जो कि ओवर वैल्यूड हो चुकी थी। अब जो ओवर वैल्यूड करेंसीज थी वो उसी में ही इन्वेस्ट करते थे और जैसे ही वो नीचे गिरती थी उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था। जैसे अगर मैं बात करूं उस टाइम पर यूएस डॉलर की जो वैल्यूएशन थी वो काफी ज्यादा ऊपर चली गई थी, तो उन्होंने यही प्रेडिक्ट किया था कि जो डॉलर है वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है और इसके कंपैरिजन में जितनी भी करेंसीज है वो नीचे गिरती जा रही हैं। तो उन्होंने यह प्रेडिक्ट किया था कि जो डॉलर का प्राइस है वो नीचे गिरेगा। उनको सिर्फ एक बुरी खबर की जरूरत थी कि डॉलर का प्राइस टूट के नीचे गिर, और हुआ भी कुछ इस तरीके से। जितना भी लॉस उन्होंने इन कुछ सालों में किया था वो चुटकी भर में उन्होंने पूरा अमाउंट रिकवर कर लिया, यानी उन्होंने एक महीने में 100 बिलियन डॉलर्स कमा लिए थे। और इसी तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी बन गई कि वो करेंसीज पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। अब अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि उन्होंने किसी भी तरीके से बैंक को लूटने की कोशिश की, और साथ में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी यही मानते हैं कि वो गलत प्रेडिक्शन करते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही डॉलर के प्राइस को या फिर करेंसीज के प्राइस को, स्टॉक्स को ऊपर नीचे करवाते हैं। गवर्नमेंट का मानना ये भी है कि उनको इकोनॉमी से या फिर कंट्री से कोई भी रिलेशन नहीं है, उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट करना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है तो उससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी। आप जाकर वीडियोस चेक कर सकते हो और साथ में ये भी देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपका इस पे क्या ओपिनियन है ये भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एट लास्ट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अब अगर आपने भी इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखे हैं तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।